हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, एक रिलेशन ड्राइव किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और उसके बाद एक करंट डेंसिटी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव किया था, जो था हमारे पास आई इक्वल्स टू एन ई वी डी। उनके बेसिस पे हम लोगों ने एक ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था ना। और वो जो लास्ट में इक्वेशन आई थी हमारे को, आपको बता देता हूँ। ओम्स लॉ वाली जो इक्वेशन थी, आज लोग वो इक्वेशन की आई थी हमारे पास, वी इक्वल्स टू क्या आया था बेटा, आई आ रहा है। ठीक है, जहां पर आर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई थी वो आई थी कितनी बेटा, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वेयर टाउ। ये चीज हम ड्राइव कर चुके थे। आज के आर्टिकल में क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है, रेजिस्टेंस का क्या रीजन होता है, वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, थर्ड आर्टिकल, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। देन आफ्टर तीन चार टर्म है बेटा, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट लेक्चर बनाया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ठीक है, ओम्स लॉ की अगर डेरिवेशन या ओम्स लॉ की डेफिनेशन की बात करें तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, इसको कांस्टेंट रख दें बेटा, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, टेम्परेचर को, ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। टेम्परेचर कांस्टेंट होना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम किसी कंडक्टर के थ्रू कंडक्टर को बैटरी सप्लाई करते हैं और टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। यही आपकी डेफिनेशन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपका V है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, या आप बोल सकते हो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। मतलब जैसे जैसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। मतलब बैटरी की जो वोल्टेज है, आप उस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओ रेगुलरली, तो आपका करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और यहीं से आता है आपके पास V इज इक्वल टू आई आर। ऐसा कब होता है बेटा, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो V इज टू आई आर जो इक्वेशन है फॉलो नहीं होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और जो वायर है, उस वायर का जो एरिया है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसका एरिया भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो V इज टू कितना होगा बेटा, आई आर। यहाँ अगर हम V और I के बीच में ग्राफ बनाना स्टार्ट करें तो V और I के बीच में ग्राफ भी बना सकते हैं। यहाँ पर V हम लेते हैं किस एक्सिस पर, Y एक्सिस पर ले लेते हैं, और I लेते हैं किस एक्सिस पर, करंट X एक्सिस पर लेते हैं। जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, या जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, तो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हैं, ठीक है, ये हम छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बताते हैं बेटा, कहीं से भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो जाती है। अगर इस ग्राफ का आप स्लोप निकालो तो स्लोप का क्या मीनिंग होता है, चेंज इन वाई दैट इज डेल्टा वाई अपॉन चेंज इन एक्स दैट इज डेल्टा एक्स। ये हमने पढ़ा हुआ है स्लोप 11th क्लास में, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई यहाँ पर क्या है, डेल्टा वी, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अगर वी अपॉन आई की बात करें तो यहाँ से वी अपॉन आई होता है रेजिस्टेंस, तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, रेजिस्टेंस। मतलब जो ये आपका ग्राफ बना है किस किस के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, इसमें जो इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है वो एग्जैक्टली, स्लोप को डिनोट करते हैं किससे बेटा, हम एम से। वो स्लोप किसके इक्वल होगा आपका, वो स्लोप आपका रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ क्लियर हो गया। ओम्स लॉ में हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ से अब देखो ओम्स लॉ पढ़ने के बाद अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या चीज है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि ये किसी चीज के फ्लो को अपोज करेगा, और ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर है तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करेगा। ठीक है, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है इस कंडक्टर की। इस प्रॉपर्टी की वजह से
करंट जो फ्लो कर रहा है उसको वो अपोज करता है। जैसे एक आप बात करो, सपोज आप साइकिल चला रहे हो तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो आपके किसके साइकिल के मोशन को अपोज करता है। तो सेम एग्जैक्टली जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है वो साइकिल के मोशन को अपोज करता है, ऐसे ही रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के मोशन को क्या करता है, अपोज। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज व्हाट, इट इज जस्ट एन अपोजिशन ऑफ व्हाट, अपोजिशन किस पर, फ्लो ऑफ चार्ज पर। फ्लो ऑफ चार्ज पर जो अपोजिशन है उसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। किससे डिनोट करते हैं इसको, आर से। ठीक है, देखो आर की जो वैल्यू है उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू होता है हमारे पास वी अपॉन आई। ठीक है, वी हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और आई की यूनिट क्या होगी बेटा, एम्पियर, करंट की यूनिट। तो इसका यूनिट की यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, एक यूनिट और होती है रेजिस्टेंस की, आपने 10th क्लास में पढ़ी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो आपकी ओम किसके इक्वल होगी, ओम होगी वोल्ट पर एम्पियर। ओम का सिंबल होता है ये, ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। आपसे 1 ओम की डेफिनेशन पूछ सकता है। 1 ओम क्या होगा, किसी कंडक्टर पे अगर आपने 1 वोल्ट की पोटेंशियल लगाई, उससे अगर मान लो करंट 1 एम्पियर हो गया तो वी अपॉन आई दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। मान लो एक कंडक्टर है, इसको आपने 1 वोल्ट बैटरी सप्लाई कर दिया, इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, 1 ओम। ठीक है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट्स जस्ट बेसिकली अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आर इक्वल टू कितना हो गया, वी अपॉन आई। ये इसकी यूनिट हो गई, और ये इसका क्या हो गया बेटा, ये इसका सिंबल हो गया। सिंबल किसका है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, 4 या 5 फैक्टर्स हैं जिन जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उन सब फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पर 10th क्लास में जब आपने पढ़ा था तो आपने डायरेक्ट पढ़ा था कि रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, इन सब चीज पर डिपेंड करता है। यहाँ हम इसको ड्राइव करके समझाएंगे। देखो बेटा, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आर, ये अभी हमने निकाली थी, वो थी हमारे पास ml अपॉन ANE² टाउ। ठीक है, इसी फॉर्मूले से रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। मतलब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, सब इन्फॉर्मेशन जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ी थी आप इसी फॉर्मूले से प्रेडिक्ट आउट कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है मास पर। एम क्या है हमारे पास, मास जो कि इलेक्ट्रॉन का है और वो कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ से हमें इक्वेशन पता लगा रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, लेंथ पर। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा आ गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। एल क्या चीज है बेटा, एल हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे जैसे आप कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होगा। लेंथ जितनी ज्यादा होगी आपका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। दूसरा देखो फैक्टर, यहाँ पर ए दिख रहा है आपको, एरिया। सेकंड फैक्टर की बात करें, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्या चीज है बेटा, ये है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये जितना वायर का एरिया ज्यादा हो उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, मान लो यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं, जितना एरिया वायर का ज्यादा होगा, जितनी मोटी वायर होगी आपकी उतना रेजिस्टेंस उसका कम होगा, और जितनी वायर पतली होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा देखो यहाँ पर एन, एन क्या चीज है, एन है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या चीज है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। अलग अलग मटेरियल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको बोल सकते हैं, वो अलग अलग होती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है क्या, आपका रेजिस्टेंस। थर्ड डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स, it depends upon what, upon the nature of material। मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। अलग अलग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। देखो तीसरा,
चौथा फैक्टर यहाँ पर ई है। ई हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। फोर्थ क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब देखो बेटा, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम खुद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करेंगे, फास्टली मूव करेंगे, आपस में कोलिजन जल्दी होगा, जल्दी कोलिजन होगा तो दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल कम हो जाएगा। टाइम इंटरवल कम हो जाएगा तो मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस पर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो चार फैक्टर हैं बेसिकली। नंबर वन, इसकी लेंथ, उसका एरिया, इसका नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज। टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है बेटा, डिक्रीज। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अब मिटाते नहीं है इसको। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास बेटा, आर डिपेंड कर रहा है किस पर, आर डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और एरिया पर। बाकी जो वैल्यू है सारी की सारी वो कांस्टेंट है। कौन कौन सी वैल्यू बेटा, ये m कांस्टेंट है, ठीक है, और ये n कांस्टेंट है, ये e स्क्वायर कांस्टेंट है, टाउ m n e स्क्वायर टाउ, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इन सब वैल्यूज को मैं लिख दूंगा रो, ये लिख दिया मैंने रो, और यहाँ बच गया कितना, L/A, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला R बराबर रो L/A। रो क्या होती है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड व्हाट, रो एक बेसिकली कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट का नाम क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं हम, क्या होगा देखो, ये हो गया हमारा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ये आपने पढ़ा होगा, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, देखो जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी वो m पर डिपेंड करती है जो कि कांस्टेंट है, n नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और टाउ टेम्परेचर। याद रखना, रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ दो चीज पर डिपेंड करेगी। एक तो किस पर बेटा, एक तो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पर, दूसरा डिपेंड करेगी किस पर, टेम्परेचर पर। ठीक है, 10th क्लास में आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा कि रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है ना एरिया पर डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है। क्या क्या चीजें हैं, एक तो आपका नेचर ऑफ मटेरियल है, दूसरा आपका क्या है बेटा, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, जिसमें हमने किसकी वैल्यू पढ़ ली, जिसके हमने वैल्यू पढ़ ली रेजिस्टिविटी की। क्या स्टडी कर लिया हमने, रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमको पता लग गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता लग गया। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है कितना, ये हो जाएगा आपके पास m, वहां से l और a हटा देना बस, ml अपॉन an स्क्वायर टाउ था, तो यहाँ बचेगा n e स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। या फिर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, r बराबर क्या होता है, रो L/A। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय l। r क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ए क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाय लेंथ क्या है, मीटर, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है उसका क्या यूनिट होगा बेटा, ओम मीटर। ओम मीटर किसकी यूनिट है, ओम मीटर इज द, हम बोल सकते हैं ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है, तो अब तक हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है। ओम्स लॉ के बाद हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर लिया। देखो हम लोगों ने ये सारी चीजें 10th क्लास में डायरेक्टली पढ़ी हुई थी। अब मैं आपको इसका डायरेक्टली जो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है उसका ओरिजिन बताया था मैंने आपको, कहाँ से ये टेम्परेचर पर आया, कहाँ से लेंथ पर, कहाँ से वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास तीन टर्म है जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और इनके बीच में रिलेशन। देखो ये सारी टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे 1 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, इससे रिलेशन पूछ लेंगे, या आपको इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, या आपके डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेंगे, इसकी यूनिट पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे आपको। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए।
सबसे पहले हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। जो करंट डेंसिटी होती है उसको डिनोट करते हैं हम जे से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? जे से। करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम किससे? जे से। क्लियर है? जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं। जी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक है। मान लो आपके पास एक एरिया है, ये एक एरिया है ए। इस पूरे एरिया में से क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। और पूरा जो करंट की जो अमाउंट है जो इस एरिया से पास हो रही है, वो जो टोटल अमाउंट है करंट की, उसको हम बोल देते हैं आई। क्या बोल देते हैं बेटा? आई। आई हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट एरिया। ठीक है। तो करंट डेंसिटी एक्चुअली में क्या होता है? करंट डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं जे से, जे होता है क्या? करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। किसी भी एक यूनिट एरिया से जो करंट पास हो रहा है, करंट आई पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। आई जे इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? जे होगा हमारे पास आई बाई ए, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। अब ये याद रखना, जो करंट हम ले रहे हैं, जो जिस एरिया से ले रहे हैं, वो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। कई बार ऐसा होता है आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। मान लो आपके पास ये एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया है और ये आपका करंट है, ठीक है। ये आपके पास एक एरिया है, थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि करंट डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी में ये ध्यान रखना, जो करंट जा रहा है वो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर किसी एंगल पर है तो क्या करोगे? जैसे मान लो ये कोई एक एरिया वेक्टर है, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम बोल देंगे ए। ए हमारे पास क्या है? एरिया वेक्टर है, ठीक है। और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। करंट जा रहा है, उस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, उस एरिया से कुछ एंगल बना के जा रहा है। उस एरिया से क्या कुछ एंगल बना के जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा? इस एरिया का कंपोनेंट लेंगे, किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में, जो कि इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, जो कि कितना होगा? ए कोस ऑफ थीटा। अब जो एरिया है वो किसके परपेंडिकुलर हो गया? करंट के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अब क्या होगा? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अब होगा इक्वल्स टू व्हाट? जे इक्वल्स टू होगा आई अपॉन व्हाट? ए कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? आई इक्वल्स टू ए को आई अपॉन ए कोस थीटा, जब करंट एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पर है। और जब करंट किसी एरिया के परपेंडिकुलर, तो क्या अप्लाई करोगे? जे इक्वल्स टू बेटा व्हाट? आई अपॉन ए। समझ में आया नहीं है? ठीक है। इस इक्वेशन से देखो, आई को हिलाने तो ए कोस थीटा को वहां ले जाते हैं, तो आई यहाँ रहेगा हमारे पास जे इंटू ए कोस ऑफ थीटा हो गया। जे क्या है? करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ए क्या है? एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। कोस थीटा ए बी कोस थीटा, तो क्या हो गया? आई बराबर हो गया आपके पास जे वेक्टर और ए वेक्टर का क्या? डॉट प्रोडक्ट। तो आप बोल सकते हो करंट इज द डॉट प्रोडक्ट, ऐसे बोल सकते हो करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को हम बोलते हैं करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन हो रहा है, करंट डेंसिटी इज करंट डेंसिटी और किसका बेटा? एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ से देखो आप दोबारा से इसी के अंदर इसकी यूनिट भी बना सकते हो। हम मिटा देते हैं उसको। करंट डेंसिटी हमारा आर्टिकल हो गया है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है जे इक्वल्स टू कितना है बेटा? यह है आई अपॉन ए, ठीक है। आई की यूनिट होती है एम्पियर और ए की यूनिट क्या होती है? मीटर का स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो आप एम्पियर का। ए का एम्पियर डायमेंशन फॉर्मूला तो यही होता है ना। और लेंथ का कितना हो जाएगा? एल की पावर 2। एरिया का तो हो जाएगा ए एल माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ व्हाट? करंट डेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को? करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं किससे? जे से। जे क्या होती है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, ठीक है। समझ में आया? करंट पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया। उसके और क्या पढ़ेंगे बेटा? कंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे हम? कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस के बाद पढ़ेंगे।
उसके बाद हम पढ़ने वाले कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं बेटा जी से। किससे डिनोट करते हैं? कुछ बुक में अलग सिंबल होगा, ठीक है, कुछ बुक में के सिंबल भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हम किससे डिनोट कर रहे हैं कंडक्टेंस को? हम कंडक्टेंस को डिनोट कर रहे हैं जी से। कंडक्टेंस बेसिकली रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। किसका रेसिप्रोकल है बेटा? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। हम मतलब बोल सकते हैं जो जी है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/r। आर क्या हमारे पास? रेजिस्टेंस। इसका रिवर्स कर दिया तो किसका फॉर्मूला हो गया? कंडक्टेंस। ठीक है, जी इज टू 1/r। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कंडक्टेंस की, तो 1/r, आर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो हो जाएगा पर ओम इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं मो। आप इसको ओम इनवर्स बोल दो, चाहे इसको आप मो बोल दो, दोनों ही एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर इसको साइमन बोल सकते हो आप। ओम इनवर्स बोल दो, मो, मो मतलब MH उल्टा लिख दिया हमने इसको। या फिर इसको आप बोल दो साइमन। साइमन को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने एक और पढ़ा होगा, आर इज टू कितना होता है? ML अपॉन AN, सॉरी, आर इज टू ML अपॉन AN स्क्वायर टाउ। इसका उल्टा कर दोगे तो क्या रहेगा बेटा? ANE स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय ML। ठीक है, ये रेजिस्टेंस। जैसे आपका रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को अपोज करता है, वैसे ही कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करता है कि करंट कितना पास हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप, G इक्वल्स टू 1/r। और कंडक्टेंस का आप ये भी याद कर सकते हो, ANE स्क्वायर टाउ अपॉन में कितना बेटा? अपॉन में ML। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। क्या आता है बेटा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। जैसे रेजिस्टिविटी होती है उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। किसका रेसिप्रोकल? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे उसको हम? कंडक्टिविटी। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 1/ρ। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की हो जाएगी 1/ओम और मीटर। ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे, क्या रहेगा? पर ओम पर मीटर। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं ओम को, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? मो, मो पर मीटर। या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या? साइमन पर मीटर। ठीक है, एस पर मीटर ऐसे ही बोल सकते हो आप। ठीक है, मो पर मीटर बोल सकते हो, या फिर ओम इनवर्स पर मीटर बोल सकते हो। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। रेजिस्टिविटी क्या आती है हमारे पास? M/NE स्क्वायर टाउ। कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा? NE स्क्वायर टाउ अपॉन। क्लियर है? ठीक है, तो तीन टर्म हमने पढ़ लिए। तो करंट डेंसिटी पढ़ लिया, कंडक्टिविटी पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया हमने? रेजिस्टिविटी। एक रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो किसके बीच में? सिग्मा, मतलब कंडक्टिविटी और किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ये रिलेशन हम ड्राइव करेंगे। ये रिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये रिलेशन पूछ लेता है। डायरेक्ट क्या पूछ लेता है? ये रिलेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का रिलेशन आपको ड्राइव करना है। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे बेटा कहाँ से? ओम्स लॉ से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो किससे? जो आपने रिलेशन पढ़ा I बराबर ANEVD से। ये रिलेशन पढ़ा होगा आपने, I बराबर कितना होता है? ANEVD। यहाँ VD की वैल्यू पुट कर दो, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I इक्वल्स हो जाएगा आपके पास ANE कैपिटल E डिवाइड बाय M इंटू टाउ। ये हमने पढ़ा हुआ। हमें देखो करंट डेंसिटी और किसके बीच में रिलेशन ड्राइव करना है? हमें रिलेशन ड्राइव करना है सिग्मा के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देखो I इक्वल्स टू कितना हो गया? ANE स्क्वायर टाउ अपॉन M। ठीक है बेटा, देखो
आई बराबर कितना हो गया, ए एन ई स्क्वायर टाउ, इसको दोबारा सोल्व कर लेते हैं हम। आई बराबर की वैल्यू कितनी देगा हमारे पास, ए एन ई स्क्वायर कैपिटल ई इंटू टाउ डिवाइड बाय एम। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं तो करंट अपॉन एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा। ये बच गया हमारे पास एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय कितना हो गया, एम इंटू कैपिटल ई। करंट अपॉन एरिया कितना होता है बेटा, करंट डेंसिटी, जिसको बोलते हैं हम जे। जे इज टू कितना आ गया, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। देखो एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ होता है आपके पास रेजिस्टिविटी, इसका रिवर्स क्या होगा आपके पास, कंडक्टिविटी। ये किसके बराबर, ये पूरी वैल्यू अभी आपको बताई है मैंने, ये पूरी वैल्यू सिग्मा के बराबर है इंटू कैपिटल। ये रिलेशन आ गया क्या, किस किस के बीच में रिलेशन आ गया, सिग्मा के बीच में और ई के बीच में। सिग्मा क्या करंट कंडक्टिविटी और ई क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास, करंट डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम लोग टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रेजिस्टेंस पर वो डिस्कस करेंगे और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।